वह यात्रा वृत्तांत लिखने के लिए तत्पर होता है। कोई नई परंपरा तो है नहीं। मैंने जो नाम लिए बहुत सारे विदेशी यात्री यहाँ आए। भारत के बहुत सारे यायावरों ने भी यात्राएँ की। अब यहाँ जो यात्रा वृत्तांत लिखे गए, जो आधुनिक यात्रा वृत्तांत हैं, छायावादी के बाद स्वातंत्र्य युग में जो यात्रा वृत्तांत लिखे गए, उनमें यशपाल हैं, डॉक्टर सत्यनारायण हैं, बनारसीदास चतुर्वेदी हैं, अक्षय कुमार जैन हैं, विद्यानिवास मिश्र जी हैं, नगेंद्र जी हैं, धीरेन्द्र वर्मा, निर्मल वर्मा आदि हैं, प्रभाकर माछवे, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने यात्रा वृत्त लिखे। रामेश्वर टाटिया, आनंद गोपाल शेवड़े, काका कालेलकर, रामरुचि बेनीपुरी, ये कोई अंतिम सूची नहीं है। विद्यानिवास जी का एक बड़ा अच्छा संग्रह ही है इस नाम से, यात्राओं की यात्रा। आप पढ़िए, कितना अद्भुत वर्णन है, उसमें सारी घटनाएँ हैं, पूरा समाज है। भारतेंदु ने भी यात्राएँ लिखी, उनकी एक बड़ा अच्छा उनका यात्रा वृत्तांत है जबलपुर में, और उसको पढ़ते समय इतना आनंद आया, बनारस में रहते थे। अब आप सोचिए उनको जाना था बम्बई, और पहले बनारस से गए मुगल सराय, वहाँ कई घंटे बाद उनको एक दूसरी गाड़ी मिली, फिर वहाँ से वो आए कटनी, सतना, वहाँ से फिर एक और गाड़ी मिली, फिर वो गए वहाँ से जबलपुर, फिर जबलपुर रुके, उसका बड़ा अद्भुत वर्णन है, फिर वो इटारसी पहुँचे, फिर बम्बई पहुँचे। लगता है जैसे आप उनके साथ-साथ चल रहे हैं। तो ऐसी जो कृतियाँ आई हैं, उन्होंने बड़ा आकर्षित किया है। जो दूसरे और भी लेखक हैं, जिन्होंने पहले लिखे भारतेंदु काल में, उनके साथ-साथ जो यात्रा वृत्तांत लिखे, बालकृष्ण भट्ट हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, श्रीमती हरदेवी हैं, तोताराम वर्मा हैं, दामोदर शास्त्री, कल्याण चंद्र, भृगु मिश्र, ये बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इनके बारे में डॉक्टर नगेंद्र की एक टिप्पणी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारतेंदु युग में लिखी गई यात्रावृत्त संबंधी रचनाओं के अध्ययन के अनुशीलन के बाद ये कहना उचित होगा कि विदेश यात्रा संबंधी वर्णनों में लंदन को प्रमुखता मिली है, तो स्वदेश यात्रा संबंधी वर्णनों में तीर्थ स्थानों को। इसका कारण ये था कि उस समय ज्यादातर लोग यात्राएं किया करते थे, तो तय है कि वो तीर्थ यात्राओं के बारे में लिखेंगे। और लंदन इसलिए क्योंकि लंदन हमारे ऊपर शासन कर रहा था, इंग्लैंड का शासन था। तो अधिकतर लोग अध्ययन करने की दृष्टि से या इन अन्य दृष्टियों से भी लंदन ज़्यादा जाया करते थे। लंदन जाना उस समय अपने आप में एक बड़ी भारी बात थी। विदेश यानी लंदन, जैसे आप किसी भी गोरे व्यक्ति को देख के कहते हैं अंग्रेज़ है, वो अंग्रेज़ी नहीं बोलता है, लेकिन अंग्रेज़ है, तो एक शब्द रूढ़ हो गया। तो कुछ-कुछ ऐसी ही स्थिति वहाँ भी बनी। फिर उसके बाद द्विवेदी युग में भी जिन लोगों ने यात्रा की, स्वामी मंगलानंद, श्रीधर देवी प्रसाद खत्री, गोपाल राम हमारी, सत्यदेव परिव्राजक, फिर छायावादी काल में राहुल सांकृत्यायन, शिव प्रसाद सेठ गोविंद दास, इन लोगों ने भी यात्रा वृत्त किए हैं। जो नाम थे वो मैंने आपको पहले बताए। यशपाल है, राधे राघव है, इन सब ने यात्रा वृत्तांत, विद्यानिवास जी इन्होंने यात्रा वृत्तांत लिखे हैं। अब इनमें एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं अमृतलाल बेगड़, जिनके बारे में चर्चा करूंगा। बेगड़ जी, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि वो मूलतः चित्रकार, चित्रकला के अध्यापक, और अद्भुत यात्रा वृत्तांत तो लगता है कि शायद हिंदी में जो सर्वाधिक लोकप्रिय यात्रा उनकी पुस्तकें हैं। वो एक ऐसे यायावर थे जिनको नर्मदा नदी ने बहुत आकर्षित किया, और उन्होंने नर्मदा की परिक्रमा की। देखिए, एक तो इसका धार्मिक महत्व है, नर्मदा और गंगा की हमारे यहाँ जो नदियां हैं वो केवल नदी भर नहीं है, वे नदी माँ है। गंगा को हम माँ कहते हैं, यमुना को माँ कहते हैं, सरस्वती को माँ कहते हैं, नर्मदा को माँ। तो वो हमें जीवन का रस देती है। परिक्रमा करना एक धार्मिक कार्य भी माना जाता है, लेकिन यह धार्मिक दृष्टि से की गई यात्रा नहीं, यह उस समाज को जानने की एक ललक थी जो उसके दोनों तटों पर बसा हुआ था। उन गांवों संस्कृति को, हमारे पूरे के पूरे वृत्तांत को, हमारी परंपराओं को जानने की एक लाल बेगड़ ने की। अब उनकी विशेषताएं देखिए, मूलतः गुजराती हैं, शिक्षा दीक्षा शांति निकेतन में हुई, जबलपुर उनकी
जन्मभूमि रही, के साथ बीज रूप में मिले। सारा का सारा जो उनका पुष्प वो शांति निकेतन में हुआ, वहाँ वो चित्रकला सीखने गए थे। मध्य प्रदेश को उन्होंने अपनी आजीविका के लिए चुना। चित्रकार हैं और तुलिका के पुजारी हैं, तो यात्राओं के साथ-साथ उन्हें उन यात्राओं ने कलम का पुजारी भी बना दिया। उन्होंने नर्मदा की यात्रा करते-करते 3 पुस्तकें लिखी। सौंदर्य की नदी नर्मदा, अमृतस नर्मदा और तीरे-तीरे नर्मदा। मैं यहाँ पर संक्षेप में उन तीनों पुस्तकों की चर्चा करूँगा, समय कम है, लेकिन एक आप सबसे आग्रह ज़रूर है कि आप चूँकि शोध विद्यार्थी हैं, हिंदी के शोध विद्यार्थी हैं और आगे शोध कर रहे हैं, तो मैं मानता हूँ कि अध्यापन से आपका कहीं गहरा जुड़ाव होगा, हैं? पठन-पाठन से जुड़ाव होगा, लेखन से जुड़ाव होगा। आप इन तीनों पुस्तकों को ज़रूर पढ़िए और इन तीनों पुस्तकों की कीमत बहुत कम है, ₹200 से भी कम में तीनों पुस्तकें आ जाती हैं। तो सौंदर्य की नदी नर्मदा, अमृतस नर्मदा और तीरे-तीरे नर्मदा जो पुस्तकें हैं, उनको पढ़ने के बाद आप स्वयं वो नहीं रहेंगे, जो आप हैं। आपको लगेगा कि अरे! हमने तो पूरी नर्मदा यात्रा कर ली। बेगड़ जी ने खुद लिखा है कि कभी-कभी मैं अपने आप से पूछता हूँ, ये जोखिम भरी यात्रा मैंने क्यों की? और हर बार मेरा उत्तर होता है, अगर मैं यह यात्रा न करता, मेरा जीवन व्यर्थ हो जाता। जो जिस काम के लिए बना हूँ, उसे वो काम करना चाहिए और मैं नर्मदा की पदयात्रा के लिए बना हूँ। अब देखिए संयोग था कि मैं जबलपुर उनसे मिलने के लिए गया सन 2017 में। जिस विश्वविद्यालय में उस समय वर्धा में काम कर रहा था, मैं उनको वहाँ बुलाना चाहता था, आमंत्रित भी किया। उन्होंने कहा देखो भई अब शरीर साथ नहीं देता, ठंड में तो नहीं आऊँगा, गर्मी में कभी आने की कोशिश करूँगा। लेकिन वो संयोग नहीं बन पाया। लेकिन जब मैं उनसे मिला, मुझे देख कर के आश्चर्य हुआ कि उनका पूरा का पूरा व्यक्तित्व एकदम नर्मदा की तरह निर्मल, निश्चल है। आप उनकी तस्वीर देखेंगे, तो आपको लगेगा कि एक बोलती हुई आँखें हैं, एक अद्भुत स्मृति और यही उनके पूरे परिवार में, उनकी पत्नी के साथ भी एकदम दैदीप्यमान, दीप्त चेहरा। कभी मैं उनके ऊपर कोई संस्मरण लिखूँगा ज़रूर, अभी तो नहीं लिख पाया हूँ। लेकिन जितनी देर बैठा रहा मुझे लगता रहा कि मैं उनको सुनता रहा, बोलते रहे, लगातार बोलते थे और बड़ा मृदु वचन बोलते थे। बड़ी अच्छी बातें हैं। अपनी यात्रा में नर्मदा की बात करो तो उसमें डूब जाए। लगता था कि फिर से वो यात्री है, चल दिए हैं नर्मदा के किनारे-किनारे और आपको साथ लेकर के चल रहे हैं। अपनी पुस्तकें उन्होंने मुझे दी, तमाम सारी भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ है। केवल हिंदी की नहीं केवल भारतीय नहीं, गुजराती, मराठी इन सब में तो हुआ ही है। इसके अलावा इटालियन में, अंग्रेज़ी में, स्पेनिश में, फ्रेंच में तमाम उन्होंने दिखाया मुझे कि देखिए ये सारे लोग पढ़ते हैं और अनुवाद करते हैं। उन्होंने मुझे भी अंग्रेज़ी में अनुदित 1 खंड दिया था, 3 खंडों में ये जो है। अब मज़े की बात देखिए कि जब वे 50 के हो गए, तब उन्होंने ये परिक्रमा शुरू की, 50 की उम्र के बाद। एक फ़कीर की तरह, एक ऐसे विद्यार्थी की तरह जो रसिक भी है, जिज्ञासु भी है, एक ऐसा कलाकार जो नदी के सारे सौंदर्य को अपने अंदर समेट लेना चाहता है और कभी भी उसके जो नेत्र हैं, उसकी आँखें हैं, वो कभी तृप्त नहीं होती। मदिराम की पंक्तियाँ हमें याद आती हैं, "ज्यों-ज्यों निहारी ये नेरे भै नैनन, त्यों-त्यों खरी निकरे सी निकरी।" जितना देखो, उतनी ही बढ़ती जाएगी उसकी सुंदरता और यही अतृप्ति उन्हें बार-बार नर्मदा की ओर खींच कर ले जाती है। उन्हें ये अधूरापन जो उनका है, कहते हैं कि उसे पूरा करने के लिए नर्मदा बार-बार बुलाती है, नर्मदा, नर्मदा, नर्मदा। तो अमृतलाल बेगड़ ने जो कुछ लिखा उसके बारे में रमेश चंद्र शाह ने भूमिका में लिखा है, जो पहली पुस्तक है उसकी भूमिका में सौंदर्य की नदी नर्मदा की भूमिका में, कि श्री अमृतलाल बेगड़ की यात्रा को अपनी मानसिक यात्रा बनाना लाखों हिंदी भाषियों और साहित्य प्रेमियों के लिए एक बिल्कुल नया और अनूठा अनुभव होगा। यह सच्चे अर्थों में एक सांस्कृतिक यात्रा है, एक कलाकार, तपस्वी और भारतीय श्रद्धा बुद्धि के साथ अद्भुत ढंग से समरस व्यक्ति की यात्रा जिसका हर अध्याय एक अक्षय ताज और संवेदनात्मक समृद्धि से
भरपूर है। एक ऐसी गाथा जिसका केंद्रीय चरित्र स्वयं सौंदर्य की नगरी नर्मदा है, उसका मानवीकरण हो जाता है। जब आप पढ़े तो लगता है कि अरे ये तो व्यक्ति की का वर्णन है, ये कोई एक निरंतर बहते रहने वाली नदी का वर्णन नहीं है। तो और भी लंबी टिप्पणी है, उसे मैं छोड़ रहा हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अमृतलाल जी के जो शब्द चित्र हैं और जो उन्होंने रेखांकन किया है, वे दोनों बहुत सजाती हैं। साथ-साथ उन्होंने चित्र भी बनाए, क्योंकि चित्रकार थे और अपनी पुस्तकों में उन्होंने उसका अ, उस उन चित्रों को भी दिया है। बल्कि एक जगह मैं कहीं उपयोग कर रहा था, तो मैंने उनसे अनुमति ली, क्या मैं आपके चित्रों को कहीं आपकी अनुमति से व्यवहार में ला सकता हूँ? और उन्होंने कहा कि मेरे लिए इससे बड़ी बात क्या होगी कि अधिक से अधिक लोग इन चित्रों को देखें, अधिक से अधिक लोग नर्मदा से परिचित हों। मैं तो नर्मदा के लिए बना हूँ, ये उन्होंने मुझसे कहा। तो एक वो जीती जागती धरोहर है, जो उन्होंने रेखा चित्र की पुस्तकें तैयार की हैं, और वह संपदा है। तो इस संपदा को अगर उसका हम भी आनंद लें, तो शायद कुछ अलग ही बात होगी। उन्होंने जो वर्णन किए हैं, देखिए मैंने पाठों से भी कुछ चीज़ें ली, मगर उसको बिना पाठालोचन के, बिना पाठ अध्ययन के हम किसी भी रचनाकार को ठीक से समझ नहीं सकते। तो उनकी कुछ पंक्तियों को देखिए, जब वो चले, तो एक जगह थी लिंगा, तो उसके बारे में उन्होंने लिखा कि लिंगा से एक सन्यासी साथ हो गया। एक चादर और मिट्टी के एक पात्र के अलावा और कुछ नहीं था उसके पास, कुछ नहीं रखते थे। रास्ते में बातें होने लगी तो कहने लगे, उस सन्यासी ने कहा, अच्छा ये बताइए, स्वाद किसमें है? जीभ में है या गुलाब जामुन में? देखिए जो यात्रा वृत्तांतकार होता है ना, वो आस-पास की दुनिया में जितने लोग उसको मिलते हैं, उन सबसे बात करता चलता है। रास्ते में जो भी मिलेगा, क्योंकि तभी तो आपको जानकारी मिलेगी, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हम लोग भी जाते हैं यात्राओं में तो पूछते हैं, ट्रेन में कोई मिल गया, अरे भाई कहाँ के रहने वाले हैं, क्या है उस जगह की विशेषता, बहुत सारी बातें हों। तो उस सन्यासी से बात होने लगी तो सन्यासी ने कहा, अच्छा ये बताइए, स्वाद किसमें है, जीभ में या गुलाब जामुन में? बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे भी बड़ी रुचि उत्पन्न हुई। तो मेरे अनुरोध पर उन्होंने जवाब दिया, मेरे यानी बेगड़ जी के अनुरोध पर उन्होंने जवाब दिया कि अगर गुलाब जामुन में स्वाद है, तो वो तश्तरी में रखे-रखे ही स्वाद दे देगा। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है। और यदि जीभ में स्वाद है, तो फिर गुलाब जामुन खाने की क्या ज़रूरत है? अब दरअसल स्वाद ना जीभ में है और ना गुलाब जामुन में है, बल्कि स्वाद कब मिलता है? जब हम दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों के योग में है। इसी तरह अब देखिए, जो मूल बात है, वह कहाँ ले गया वो व्यक्ति, वह सन्यासी। इसी प्रकार जीवन को केवल आत्मा या केवल शरीर मानना गलत है। कितना बड़ा दर्शन है। सार्थकता दोनों के मिलन में है। जब आत्मा और शरीर मिलेंगे, तभी उसकी सार्थकता होगी। आत्मा गई, शरीर पाषाण से जीर्णा न यथा विहाय हो गया, कुछ नहीं बचा है। और शरीर है, आत्मा नहीं है, तो फिर क्या है? तो सार्थकता दोनों के मिलन में है। इस वर्णन में उन्होंने संवादों का खूब भरपूर उपयोग किया। बल्कि मुझे लगता है कि अगर इन सबको एक श्रृंखलाबद्ध करके नाटक तैयार किया जाए, नाट्य रूपांतर हो या कोई सीरियल कभी भविष्य में बन सके, तो बड़ी महत्वपूर्ण बात होगी। उनका एक कथन है कि जीवन एक रंगमंच है, जो यह कथन है, वह चरितार्थ होता दिखता है। कहाँ है, कौन है पात्र, कौन दर्शक, कौन पाठक, कौन यात्री, कोई भेद ही नहीं, कौन सुन रहा है। ना भीनी-भीनी चादर में जैसे सब कबीर को आर-पार दिखता था, वैसे ही वो भी कबीर की तरह बिल्कुल नर्मदा की कल-कल नाद में, निनाद में सब कुछ सुनते हैं। अनहद की अनुभूति होती है, और उस अनहद की अनुभूति को उन्होंने अपनी इस रचना में व्यक्त किया है। उन्होंने लिखा है, रात को नर्मदा की मर्मर ध्वनि सुनाई देती, प्रायः हर रात कल-कल बहती नर्मदा का रव। अच्छा वो चले ही नहीं नर्मदा के किनारे-किनारे, वहाँ रुके भी। प्रायः हर रात कल-कल बहती नर्मदा का रव सुनाई देता है। दिन में वह भले ही नर्मदा है, रात में रेवा है। उसका एक दूसरा नाम रेवा है, जो आप रेवा खंडे सुनते हैं, ये वही है रेवा। तो रात में रेवा है, दिन में वह दृश्य है,
तो रात में श्रव्य, दिन में दिखती है, रात में सुनाई देती है। आप किसी नदी के किनारे कभी इस यात्रा संस्मरण को सुनने के बाद आप लोग तो जिस इलाके में हैं, वहाँ तो नदी, जलप्रपात, पहाड़ सब आस-पास है। जाइए कभी, किसी नदी के किनारे, किसी प्रपात के किनारे रात को विश्राम कीजिए। मौन का जो संगीत मिलेगा, प्रकृति का जो संगीत आपको मिलेगा, जो ध्वनियाँ मिलेगी, वो बहुत अद्भुत हो। आप चुपचाप बैठे किसी जंगल में जाकर के जब चिड़िया बोलती हैं, तो लगता है कैसी कर्णप्रिय ध्वनियाँ कान में जा रही है। बस ये बोलते रहें, हम आँख बंद करके सुनते रहें। कुछ और इच्छा नहीं होती। हम एक ऐसी दुनिया में चले जाते हैं, एक ऐसे संसार में चले जाते हैं, जो जिसका आनंद अनिर्वचनीय है। तो कुछ यही बातें वहाँ भी उनको दिखी। आकाश का वर्णन करते हैं एक जगह और वो लिखते हैं कि यहाँ से चलते समय अचानक मेरा ध्यान आकाश की ओर गया। मैं ठिठक गया। देखा भरी दोपहरिया में चाँद निकला हुआ है, धुंधला और क्षितिज के पास लेकिन मैदान में डटा हुआ। सूरज में दमखम कहाँ की आधी रात को दिखाई दी। अब देखिए, फिर उन्होंने चाँद की उपमा कैसे दी? चाँद रमता जोगी है, उसका कोई ठौर ठिकाना नहीं। रात को गायब, दिन में हाजिर। आप कई बार देखेंगे कि आपको दोपहर में चाँद दिख रहा है किनारे, तो उसका कोई ठौर ठिकाना नहीं, रात को गायब, दिन को हाजिर। कभी पूर्ण कुंभ सा भरा पूरा, कभी रेखा सा महीन। हम जानते हैं कि जब चाँद वो जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष है, वो कैसे उसमें घटता बढ़ता रहता है। उसका बाँकपन कभी सीधा तो कभी उल्टा, कभी सवेरे डूबता और शाम को निकलता, कभी शाम को डूबता, सवेरे निकलता। दिक् काल के बंधन से परे जान पड़ता है यह चाँद। तो हमारे जीवन में सूरज का अनुशासन भी होना चाहिए, जो सुबह आता है, शाम को जाता है। और चाँद का यह स्वैर विहार भी होना चाहिए, बेलौस, जब मन हो तब हम जाएँ। नियम का कोई कठोर पालन भी हो और मौज-मस्ती की गुंजाइश भी हो। यही तो जीवन है। एक बार वो जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि स्त्रियाँ नर्मदा में दीपक छोड़ रही हैं। तो उन्होंने लिखा, मुझसे रहा ना गया। मैंने एक स्त्री से दिया माँगा और अपने हाथ से जलाकर कुंड में छोड़ दिया। फिर भी मन नहीं माना। तो फिर मैंने मन ही मन कहा, माँ नर्मदे, तेरी पूजा में एक दीप जलाया है, बदल आता नहीं। तू दीप जला दे तो दूर हो जाए। इतनी भिक्षा माँगता है माँ, दीप तो जलाना भला। अब ये पंक्तियाँ इतनी अर्थपूर्ण हैं और रोचक है, बस शर्त एक ही है, अन बूढ़े बूढ़े, तिरे जे बूढ़े सब अंग। आपको डूब करके उसको पढ़ना होगा। जब आप उसमें डूबेंगे, तभी आप मोती पाएँगे। अज्ञे ने कहा ना कि पनडुब्बा तो वही है जो है मोती डूब करके लाएगा, कौन कृति लाएगा? पनडुब्बा मोती कौन कृति लाएगा? अपनी कविता में मैंने परसों भी चर्चा की। तो ये सारी की सारी सूक्तियाँ हैं जो व्यवहार में लाई जा सकती हैं। एक जगह वो लिखते हैं, कथा प्रवाह देखिए, नर्मदा का जन्म माने गौरैया की तरह हुआ है। ऊपर कुंड के घोंसले में अंडे की तरह अवतरित हुई, जहाँ से नर्मदा का वो अमरकंटक में जहाँ से उद्भूत होती है, वहाँ का वर्णन है। अंडे में से बाहर वह नीचे निकली है। एक और बहुत सारी घटनाएँ हैं, समय कुल 10 मिनट शेष है। मैं जल्दी-जल्दी से कभी और भी कुछ बातें आपसे करनी है। कुछ बड़ी मज़ेदार घटनाओं की उन्होंने चर्चा की। रास्ते में चलते थे, तो कोई साधन तो था नहीं, जिसने जो मदद कर दी, किसी ने रास्ते में अन्न दे दिया, तो उसको भी ग्रहण कर लिया, अपना जो ले गए वो खत्म हो गया, तो फिर ग्रहण कर लिया और वर्षों तक उन्होंने यात्रा की, खंड-खंड में यात्रा की, 3 बार गए वो यात्राओं पे, मतलब 3 पुस्तकें लिखी, गए तो खंड-खंड में अनेक बार। तो उन घटनाओं के हम सब साक्षी बन जाते हैं। एक बार उनके पास पैसे खत्म हो गए और वो कहने लगे कि काश कहीं से उनको रुपए मिल जाए। तो साथ-साथ जो लोग थे उनके उन्होंने नाम भी लिखे हैं। यादवेंद्र उनके साथ एक व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि वही सारी व्यवस्था देखते थे, उनका राशन खत्म हो गया है। सूर्यकांत एक थे, उन्होंने कहा कि भई पैसे भी खत्म होने को हैं। अब हम अधिक से अधिक इस पैसे से 2 दिन का ही राशन खरीद सकते हैं। तो राशन बना बनाया हो तो राशन लेते थे, कहीं भी चूल्हा जलाया, लकड़ी इकट्ठी की, 2 ईंटें रखी और पकाया और चल दिए। फिर उन्होंने कहा रसद नहीं रहेगी तो पहुँच कैसे बढ़ेगी? अभी तक दोनों बार दूध पीते थे,
बीच-बीच में खीर भी बन जाती थी, मावा भी आ जाता था, खोआ भी आ जाता था। आज से सब बंद, फिर भी समस्या का हल नहीं हुआ, चिंता बनी रही। एक उनके साथ पांडे जी थे, उन्होंने कहा जब सुबह नर्मदा जी में नहाने जा रहे थे, तो उन्होंने कहा आज नर्मदा मैया कुछ चमत्कार दिखा दे कि 100 का नोट बहता हुआ चला है। अब देखिए हास्यास्पद बात, क्योंकि आर्थिक चिंता सबको सता रही थी और लग रहा था कहीं सचमुच भिक्षा पात्र लेने की नौबत ना आ जाए। चरई वे थी। दोपहर के भोजन के बाद पीठ पर बोझा लादे सड़क पर आए ही थे कि एक बस आकर के रुकी और उसमें से उतरे इनके बहनोई हरि भाई बेगड़ जी के। हमारी यात्रा में वे शुरू से दिलचस्पी ले रहे थे, उन्हें देख के बड़ी खुशी हुई। उन्होंने हम लोग से हालचाल पूछा। मैंने उनसे धीरे से कहा पैसे कम पड़ गए हैं, कुछ पैसे चाहिए। उन्होंने दे दिए तुरंत पूरे 100 रुपए। पांडे जी उछल पड़े। उन्होंने कहा देखिए नर्मदा जी ने हमारी गुहार सुन ली, चिंता दूर हुई। तो ऐसे भी बहुत सारे रोचक प्रसंग हैं। वे जितने बेहतर चित्रकार हैं उतने ही उत्तम यात्रा वृत्तांत लेखक भी हैं। उनके रेखांकनों में भी आप यही भाव देखेंगे। तो यात्रा वृत्तांत की एक खूबी है कि अगर आप भले ही तटस्थ पाठक की तरह भी पढ़ेंगे ना, तो एक यायावर की तरह उसका आप आनंद लेंगे। उनके जो छोटे-छोटे जीवन चित्र उन्होंने इसमें दिए हैं, वो बहुत ही सरल हैं। पूरी भारतीय ग्रामीण और आदिवासी जीवन की झलक देखने को मिलती है। कितने ऐसे परिवार मिले जिनके पास स्वयं बहुत जो अभावग्रस्त थे, लेकिन इन लोगों को यात्रा करते देख करके वो सारे लोग मदद करते थे और इनको राशन देते थे, अपने घरों में टिकाते थे। और ये ग्रामीण मानसिकता होती है, आप गाँव में चले जाइए आज भी, अपरिचित हैं, आपको रहने की जगह भी मिल जाएगी, भोजन भी मिल जाएगा, भले ही अभाव होगा। शहर में चले जाइए, किसी का फ्लैट का दरवाज़ा खटखटाइए, मेरा ही दरवाज़ा कोई खटखटा के कहे कि आज मुझे आपके यहाँ रात में रहना है, शायद मैं भी अनुमति नहीं दूँगा, जब तक कि मैं उससे सुपरिचित नहीं हूँ। तो यह स्थिति तो होती ही है। अब वो एक पर्यावरण संरक्षक भी रहे हैं और इसके लिए उन्होंने नदी प्रदूषण के मुद्दे को भी उठाया। नर्मदा समग्र नाम की एक संस्था थी, उसके अध्यक्ष भी थे। जो असीम जैव विविधता फैली है नर्मदा अंचल में, उसकी उन्होंने चर्चा की है। बहुत सारे पुरस्कार उन्हें मिले, साहित्य अकादमी पुरस्कार, मध्य प्रदेश राज्य साहित्य पुरस्कार, राष्ट्रपति पुरस्कार, महापंडित राहुल सांकृत्यायन पुरस्कार। तो जो पहली पुस्तक थी सौंदर्य की नर्मदा, उसमें उन्होंने 10 वर्षों में की गई यात्राओं को लिखा और उसको 22 अध्यायों में बाँटा है। इसकी दूसरी कड़ी थी अमृतस्य नर्मदा, जो फिर 10 वर्ष बाद उन्होंने 9 वर्ष यात्रा करने के फिर 9 वर्ष के बाद फिर से शुरू। अमृतस्य नर्मदा की प्रस्तावना में निर्मल वर्मा ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात लिखी कि बहुत साल पहले मैंने एक मराठी लेखक की पर्यटन कथा पढ़ी थी और उपन्यास और यात्रावृत्त का अद्भुत सम्मिश्रण, इसमें नदी का प्रवाह और मनुष्य की नियति दोनों किस कुछ इस प्रकार जुड़े थे कि एक को दूसरे से अलग करना असंभव था। ऐसा ही अविस्मरणीय अनुभव मुझे शोलोखोव के अमर उपन्यास अ, को पढ़ करके चुपचाप धूम बहती रही पढ़कर हुआ। इन पुस्तकों को पढ़कर मैं सोचता था कि क्या हिंदी में भी इस तरह की कोई नदी गाथा पढ़ने को नहीं मिलेगी? और तब मुझे क्या मालूम था कि मेरी यह प्रच्छन्न आकांक्षा किसी एक दिन भोपाल की उन्नीदी दोपहर में अचानक पूरी हो जाए। और फिर वो लिखते हैं कि जहाँ भी मैंने फिर कहीं संस्मरण पर इनका नाम देखा, बेगड़ जी का, तो उसे बिना पढ़े नहीं रह पाया। क्या वे विश्वास करेंगे कि जब-जब वो नदी की किनारों पर गिरते-पड़ते चलते रहे, दुर्गम पहाड़ों को पार किया, ठंडी रातों में किसी मंदिर के आंगन में लेटे हुए आकाश में चमकते हुए तारों को निहार रहे थे, तो मैं भी उनके साथ था। ये निर्मल जी की बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी है। तो भेगड़ जी ने भी लिखा है कि नदी का तो काम ही है बहना, उसे बहता रहना चाहिए और यही बहना उसका ये बहना उसका उसकी अनिवार्यता है। लेकिन जितने प्रपात हैं वो उसके ऐश्वर्य है, उसका अतिरिक्त प्रदान है और यही किसी चीज़ को सौंदर्य देता है। जहाँ प्रयोजन समाप्त होता है, वहाँ सौंदर्य शुरू होता है। देखिए, ये टिप्पणी बड़ी महत्वपूर्ण है। जहाँ प्रयोजन समाप्त हो जाएगा, आप निष्प्रयोज्य चलिए, वही सत्य है, वहीं से सौंदर्य की शुरुआत है। हम जिस सत्यम शिवम सुंदरम की बात करते हैं, वह शायद यही है। तो
नर्मदा बेगड़ जी की यह यात्रा पुस्तक केवल नदी की परिक्रमा को आधार बनाकर नहीं रखी गई, बल्कि पूरे भारतीय समाज, उसकी अस्मिता, परंपरा, उसकी प्रवाह महत्ता का लेखा-जोखा है। जो दूसरा खंड है, ये 24 अध्यायों में बँटा है और इसमें कुछ परिशिष्ट भी है, रेखांकन है, आत्मकथा है। उनकी पत्नी ने, कांता जी ने भी उनके साथ यात्रा की और उन्होंने एक पूरा अध्याय लिखा है, मेरे पति। तो अब ये जो अ, लिखा है वो बड़ा रोचक है। मैं चूँकि अब समय समाप्त होने जा रहा है, तो उसमें से केवल 1-2 पंक्तियाँ कि ये बहुत ही सरल हैं, सीधे हैं, बहुत बोलते हैं, लेकिन कहते हैं कि जब मैं इनको रोकती हूँ तो कहते हैं, "भई मैं किसी की बुराई तो नहीं कर रहा हूँ, आत्म प्रशंसा ही कर रहा हूँ मैं।" तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। जब दूसरी यात्रा इस 9 वर्ष बीत गए, तब उन्होंने भेगड़ जी ने लिखा कि मेरे मन में भावना और बुद्धि के बीच द्वंद्व चल रहा था, जाऊँ कि ना जाऊँ? वादा तो किया था नर्मदा से फिर से आऊँगा, लेकिन अंत में बुद्धि हारी, भावना जीती और फिर से वे निकल पड़े और उस बार उनके साथ कला के 3 छात्र भी थे। फिर जो एक जगह अंत में स्वयं उन्होंने लिखा है कि यदि आपको कोई 2 व्यक्ति, एक स्त्री और एक पुरुष नर्मदा के किनारे-किनारे सफाई करते मिले, एक के हाथ में झाड़ू हो, दूसरे के हाथ में सामान उठाने का, उस कूड़े को उठाने का सामान, तो आप मान लीजिएगा कि वो मैं ही हूँ, मैं अमृतलाल बेगड़ और मेरी पत्नी कांता। तीसरी पुस्तक जो है, उसके बारे में केवल 1 मिनट में अपनी बातें तो हो चुकी हैं, उसमें भी कुल 22 अध्याय हैं और जब यह यात्रा उन्होंने शुरू की तो महत्वपूर्ण इस दृष्टि से कि वो 75 के हो गए, 75 साल के हो चुके थे और तब उन्होंने यह यात्रा शुरू की और वो भी प्रेरणा लेकर के जब पहले एक उनको यात्री मिला था जो 75 साल का था, जिसने कहा था, वो उल्टा जा रहा था, तो उन्होंने पूछा कैसे? तो उन्होंने कहा ये मेरी जलहरी परिक्रमा है, इसमें समुद्र को नहीं लांघते, इसमें दोहरी परिक्रमा की जाती है। तो उनसे प्रेरणा लेकर उन्होंने ये अ, यात्रा पूरी की थी और उन्होंने बताया कि वे कई बार गिरे, उन्होंने उनकी सहायता करनी चाहिए बेगड़ जी ने, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं पैसे को हाथ नहीं लगाता, किसी भी तरह उन्होंने नहीं लिया। मैं थोड़े दिनों के लिए चलता हूँ, पैसे रखता हूँ, राशन रखता हूँ, अकेले चलने का साहस नहीं किया और वो निस्संग अकिंचल चलते रहे, अपनी मस्ती में चलते रहे। उसी दिन बेगड़ जी ने तय किया था कि अगर मैं 75 का होऊँगा, तो थोड़ा-सा ही सही, नर्मदा की पदयात्रा फिर से करूँगा और फिर वो यात्रा उन्होंने शुरू की सन 2002 में, जो प्रथम पदयात्रा 1977 में शुरू की थी, उसके 25 वर्ष पूरे होने के बाद। उसमें उनके साथ बहुत सारे लोग थे, देश के, विदेश के और कुल मिला के उन्होंने 4000 किलोमीटर की यात्रा की, पैदल। आप कल्पना कीजिए, ये कोई बहुत सामान्य बात नहीं है। मित्रों, ये जो बातें थी और भी आपसे बहुत कुछ बातचीत करने की इच्छा थी। मैं स्वयं जब-जब इस यात्रा वृत्तांत को पढ़ता हूँ, तो लगता है कि मैं उसमें डूब गया हूँ और यह जो डूबना है, यह दरअसल उन्हें अपने गुरु परंपरा से मिला था। उनके गुरु आचार्य नंदलाल बोस से उन्होंने पूछा था, जब शिक्षा पूरी की और घर जाने लगे, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या हो? तब उनके आचार्य बोस ने कहा था, जीवन को सफल नहीं बनाएँ, जीवन को सार्थक बनाएँ। बेगड़ जी ने इसको अपनी गाँठ में बाँधा था और आजीवन अपने गुरु के वचन को आदेश माना था और अपने जीवन को सचमुच सार्थक बनाया था। तो जो तीसरी पुस्तक है उसमें अध्याय 15वें में की 2 पंक्तियाँ बस पढ़कर अपनी बात समाप्त करूँगा। बुढ़नेर एक जगह है, वहाँ उन्होंने उस अध्याय का नाम ही रखा है बुढ़नेर, बूढ़ी नदी और बूढ़ा यात्री। उन्होंने लिखा कितना रोमांचक होता है, नदी के संग-संग चलना, हर स्थान नया पर नहीं। इन पदयात्राओं ने मेरे लिए प्रकृति के सौंदर्य के कितने ही बंद दरवाजों को खोला। सोई ही नदी को, जागते तारों को, मंडराते बादलों को, निस्तब्ध वनों को, लहराते खेतों को, पशुओं के खुरों की छाप को, पत्तों पर पड़ते ओस कणों की थाप को, मछुआरों के नाम को, नदी तट के गान को, इन सभी को देखकर मैं विस्मय, विमुग्ध होता रहा। इससे अधिक आनंद क्या हो सकता है?
लेकिन संसार की मार की, यथार्थ की मार के कारण लोग चल कहाँ पाते हैं। ये एक वर्णन कविता की तरह है। लगता है जैसे कवि कुछ रच रहा है जो हृदय में उतर रहा है। नर्मदा जी बेगड़ पर ठीक उसी तरह आसक्त हैं, उसी तरह रिझे हैं। उस नर्मदा पर जिस पर कभी आदि शंकराचार्य की नजर पड़ी थी। नर्मदा को जिस तरह से बेगड़ जी ने आत्मसात किया, वो मित्रों न केवल हम सबके लिए अनुकरणीय है, एक ऐसा उदाहरण है जो कहीं गहरे तक स्पर्श करता है। वे एक ऐसे चित्रकार हैं, कवि हैं, साहित्यकार हैं और ऐसे अहर्निश यात्री हैं, उनकी ऐसी दृष्टि है जिसका अंश मात्र भी यदि हमें मिले तो शायद हम सब का जीवन धन्य होगा। आप इस यात्रा वृत्तांत को जरूर पढ़ें, ये मेरा आपसे विशेष आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। और बड़े रोचक उसमें और कई संस्मरणों के साथ आपने ये बातें कही, और हमारे लिए बहुत अच्छा है कि एक विधा पर आज बातचीत शुरू हुई। और मैंने विद्यार्थियों से पहले भी कहा है कि आज ये शुरुआत है हमारे कथेतर विधाओं से लेकर अन्य विधाओं के संदर्भ में हम जब कहानी, कविता, नाटक के अलावा बात करेंगे, तो उसकी आज शुरुआत है। सर ने उसकी पूरी जमीन तैयार कर दी है और हम आगे के दिनों में अन्य विधाओं पर बातचीत करेंगे। और ये बहुत ज़रूरी है एमफिल में खासतौर से, और पीएचडी और प्री पीएचडी के शुरुआत के दौरान हम जाने, अलग अलग तरह से अपनी रुचि को परखें और तब हम काम के लिए विषय उठाएं। तो ये विधाओं के संदर्भ में भी ये चर्चा बहुत जरूरी है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण व्याख्यान रहा। सर को बिल्कुल एकदम मीटिंग में पहुंचना है, तो हम उनके लिंक को फ्री करेंगे और फिर उनसे निवेदन करेंगे कि आगे फिर हमें समय देंगे और फिर हम विद्यार्थियों से जोड़ेंगे उनको जरूर। यदि यदि कोई एक आध प्रश्न हो तो अभी मैंने 10 मिनट समय और ले लिया है, तो यदि समय मतलब कोई प्रश्न करना चाहे तो 1-2 मिनट में कर सकते हैं। सर नमस्कार। सर मैं अनीता बात कर रही हूँ जी। सर मुझे ये जानना था कि यात्रा वृत्तांत, इसकी सर सीमाएं क्या क्या हो सकती है? वृत्तांत, सॉरी जी सर। सर विशेषताएं तो हमने कुछ जानी, लेकिन इसकी सीमाएं क्या क्या हो सकती हैं सर? ये असीम है। आपकी कल्पना जहां तक जा सके वहां तक आप जाइए, बिल्कुल उस बेलौस चांद की तरह जिसकी चर्चा अभी यहाँ पर अमृतलाल बेगड़ जी ने की और जिसकी चर्चा मैंने आपको बताई। सर इसमें क्या आप जितना आपकी देखिए, इसमें वास्तविकता तो है लेकिन इसमें कल्पना का पुट भी है। आप कैसे उस कल्पना और वास्तविकता को जोड़ सकते हैं। लेखक का की कोई बहुत ऐसी बंधी बधाई लीक नहीं होती है दो किनारों के बीच में कि इसी में ही चलना है। वो तो एक पहाड़ी निश्चल नदी की तरह होता है, जहां जगह मिली वहां से उसने अपना रास्ता तो इसका असीम जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद। और कोई प्रश्न? नमस्कार सर। जी सर आज पढ़ते हुए और आपसे पढ़ते हुए बहुत सारी चीजें हमने सीखी और इतना डूब के मैंने आज पहली बार शायद पढ़ा होगा कि मुझे मेरे मन में कोई क्वेश्चन नहीं बचा। मतलब बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत बार, वैसे मैं काफी रुचि से पढ़ती हूँ साहित्य को। मेरा मतलब रुचि की वजह से मैंने उसे चुना है और मुझे उसमें बहुत डूब के मैंने आज सुना और बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। लास्ट बार भी मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला था और कोई प्रश्न नहीं बचता जब आपसे पढ़ते हैं तो मन एकदम शांत हो जाता है। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो चलिए, आप सबको पुनः धन्यवाद, प्रोफेसर लोहानी को धन्यवाद, और मैं आशा करता हूँ भविष्य में फिर हम लोग कभी किसी मंच पर जरूर मिलेंगे। नहीं, इसी मंच पर सर, अभी तो इसी अवश्य अवश्य, आपका अधिकार है, आपका आदेश शिरोधार्य, जब आप कहेंगे तब आऊंगा। नमस्कार, बहुत आभारी हूँ सर, बहुत आभारी हूँ।